Dear student, let us come towards chapter number 14, that is wind and storm. Now here you are seeing some pictures which is resulted by blowing wind. Now आपने बहुत सारे पेड़ों को हवा में एक तरफ लहराते हुए देखा होगा और ब्लोइंग विंड में काइट को उड़ते हुए देखा होगा। यानी कि ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसको कि आप केवल ब्लोइंग विंड के वक्त ही देख सकते हो। नाउ एयर प्रेशर, एयर प्रेशर वह प्रेशर होता है जो कि हमारे चारों तरफ लगता है। इसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एयर प्रेशर वो इतना ज़्यादा होता है कि वो हमारी बॉडी को भी श्रिंक कर सकता है, मतलब हमारी बॉडी पर इतना अधिक दबाव डाल सकता है कि हम उसे सहन नहीं कर पाते। हम पिचके से हो जाते हैं, यानी कि पिचक सकते हैं इस एयर प्रेशर से। अगर पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने ब्लड वेसल्स हैं उनका प्रेशर भी बहुत होता है। यानी कि एयर प्रेशर और हमारी बॉडी के ब्लड वेसल्स का प्रेशर वो बराबर हो जाता है, नेग्लेजिबल हो जाता है। तो स्टूडेंट, इसे हम एक एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं। अगर हम एक टिन में कुछ वाटर लेकर के अगर हम इसे स्टोव पर रख दें तो इससे क्या होगा कि वाटर हीटअप हो जाएगा और जो भी एयर होगी वो इस टिन कैन से बाहर चली जाएगी। अब हम इसको, यानी कि जिसमें इस कैन में हॉट वाटर है, हम इसे स्टोव से उतारते हैं और इसकी कैप को फिक्स कर देते हैं। आफ्टर दैट जब हम इस कैन पर कोल्ड वाटर डालते हैं तो ये क्या होता है, रिजल्टली ये पिचक जाता है। वाई? यानी कि ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हमने टिन कैन को गर्म किया तो एयर एक्सपेंड हो गई और इस टिन कैन से बाहर आ जाती है। लेकिन जब हम इसे ठंडा करते हैं तो वेपर्स, यानी कि वाटर वेपर्स जो कि टिन कैन के अंदर थे वो ठंडे हो जाते हैं और एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है इसके अंदर की तरफ, जिससे कि बाहर का एटमॉस्फेयर इस टिन कैन पर एक प्रेशर डालता है जो कि टिन कैन को पिचका देता है या इसको प्रेस कर देता है। इसी तरह से हम देख सकते हैं, एक और एक्टिविटी करके देखते हैं कि एयर ऑल डायरेक्शन में प्रेशर को एक्सर्ट करती है। अगर स्विमिंग पूल ट्यूब के अंदर अगर हम एयर भर देते हैं तो क्या होता है, ये ऑल डायरेक्शन में ये ट्यूब फैल जाती है। अगर हम इस ट्यूब को किसी एक डायरेक्शन से प्रेस करें तो हम क्या देखते हैं कि बाकी का पार्ट एक टाइट हो जाता है या फिर ये अपनी शेप को या आकार को बढ़ा लेता है। वाई इट हैपन? कभी सोचा आपने? क्योंकि एयर सभी डायरेक्शन में क्या करती है, प्रेशर को एक्सर्ट करती है। नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारा पावर ऑफ एयर प्रेशर। मीन्स एयर प्रेशर की पावर को हम किस तरह से देख सकते हैं। जब हम एक रबर शकर को स्मूथ सरफेस पर स्टक करते हैं, मतलब उसको चिपका देते हैं, तो क्या होता है कि शकर में, रबर शकर में जो एयर होती है अंदर की तरफ, वो क्या होता है कि बाहर निकल जाती है, जिससे कि अंदर की तरफ एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और बाहर की एयर उस पर प्रेशर लगाती है। यानी कि इनर प्रेशर कम होने की वजह से बाहर का प्रेशर बहुत अधिक होता है और एक रबर शकर एक स्मूथ वॉल पर इजीली चिपक जाता है। इन 1656 में वॉन गोरेक ने एक एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट किया, यानी कि दिखाया इस एयर प्रेशर का। उसने अपने एक्सपेरिमेंट में 2 हेमीस्फीयर लिए जिनको कि मैग्डीबर्ग कहा गया। ये हॉलो मेटल डिवाइस के बने हुए थे और दोनों के दोनों सेमी सर्कल शेप में थे,
जिसमें से कि एक हेमीस्फीयर पर एक वैक्यूम पंप लगाने का डिवाइस लगा हुआ था। इन दोनों सरफेसेस को एक साथ रखा गया और उसे सील टाइट कर दिया गया, मीन्स उसे पूरी तरह से पैक कर दिया गया। नाउ वैक्यूम पंप की मदद से क्या किया गया कि इस हेमीस्फीयर का या इनर साइड का सारी की सारी इसकी एयर बाहर निकाल दी गई। अब अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस स्फीयर पर क्रिएट हुआ। इन हेमीस्फीयर में हैंडल्स थे। जब हैंडल्स को पकड़ करके इन दोनों हेमीस्फीयर को अलग किया गया तो इसको अलग नहीं ये अलग नहीं हुआ, या फिर फोर्स लगाने पर भी ये दोनों के दोनों अलग नहीं हो पाए। वाई? बिकॉज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय आउटर सरफेस इज मोर देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन। अब यहाँ तक देखा गया कि ये प्रेशर इतना ज़्यादा प्रेशर था कि अगर हम 8 हॉर्सेस ऑन ईच साइड लगा देते हैं तो भी, यानी कि 8 हॉर्सेस लेफ्ट साइड में और 8 हॉर्सेस राइट साइड में, और इस मैग्डेबर्ग हेमीस्फीयर को अलग करने की कोशिश की गई तो वो इसको अलग नहीं कर पाए। मीन्स कहने का मतलब यही है कि आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। नाउ मूविंग एयर प्रोवाइड लिफ्ट। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कि हाउसेस की रूफ जब हवा ब्लो करती है, यानी तो हाउसेस की रूफ्स क्या होती हैं, ऊपर लिफ्ट हो जाती है, यानी कि वो उड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विंड एक फोर्स प्रोवाइड करती है जो कि ऑब्जेक्ट्स को ऊपर उठाती है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट के जरिए इस एक्टिविटी को देखते हैं। स्टूडेंट, एक स्ट्रिप ऑफ पेपर लें और इस स्ट्रिप ऑफ पेपर को क्या करें, क्रम्प कर दें। जब हम एक अपनी फिंगर की मदद से माउथ के पास रखेंगे तो क्या होगा कि ये स्ट्रिप नीचे की तरफ ड्रॉप्ड डाउन होगी, यानी कि नीचे की तरफ लटकी हुई होगी। बट जब हम ऊपर की तरफ क्या करते हैं, एयर को ब्लो करते हैं, तो ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जिससे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन से एयर का प्रेशर ज़्यादा लगता है, यानी कि एक्सर्ट करता है और इस स्ट्रिप को ऊपर की तरफ उठा देता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगता है कि ब्लोन एयर लिफ्ट द आर्टिकल्स और थिंग्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह से यही सेम प्रिंसिपल रूफ टॉप को ऊपर ले जाने में मदद करता है जब एक स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करती है। एयर प्रेशर क्या होता है, अबव द रूफ वो प्रेस मीन्स क्या करती है, ऊपर के प्रेशर को कम कर देती है। ब्लोन एयर रूफ के ऊपर के प्रेशर को कम कर देती है, और जबकि इनर साइड का प्रेशर रूफ के ऊपर लगता है वो ज़्यादा हो जाता है और रूफ जो है वो ब्लोन अवे, यानी कि वो उड़ जाती है। तो स्टूडेंट, इसी तरह से एक और एक्टिविटी है कि एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। अगर हम 2 बकेट में, एक बकेट में वार्म वाटर और एक बकेट में अगर हम कोल्ड वाटर लें और एक बैलून को फुला लें, तो क्या देखते हैं हम कि जब हम इसे कोल्ड वाटर में डालते हैं तो ये बैलून श्रिंक हो जाता है। श्रिंक हो जाता है मीन्स ये छोटा हो जाएगा, लेकिन जब हम इसे वार्म वाटर में डालेंगे तो क्या होगा कि ये फिर से फूल जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा। तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट कि एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, जब हम एयर को गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, एक्सपेंड हो जाती है।
आइए अब इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर हम सब एक्टिविटी देखते हैं। हाउ इज़ विंड कॉज्ड, यानी कि विंड कैसे चलती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मूविंग एयर को ही हम विंड कहते हैं। दूसरे शब्दों में विंड एयर की मूवमेंट है, यानी कि मूवमेंट ऑफ एयर कब होती है और क्यों होती है। ये मूवमेंट ऑफ एयर तब होती है जबकि अर्थ सरफेस अनइवन हीटिंग होती है बाय द सन। तब एक पोर्शन लैंड का ज़्यादा गर्म हो जाता है और दूसरा पोर्शन कम गर्म होता है। जो पोर्शन ज़्यादा गर्म हो जाता है वहाँ पर हीट, वो लैंड पोर्शन हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है और उससे के टच में जितनी भी एयर होती है वो गर्म हो जाती है। अब ये एयर एक्सपेंड करती है। एक्सपेंशन क्या करेगा, एयर के पार्टिकल को स्प्रेड आउट करेगा इन ऑल डायरेक्शन में। स्प्रेडिंग ऑफ एयर पार्टिकल डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे, यानी कि इसको हल्का बना देंगे और ये एयर हल्की हो जाएगी और ऊपर उठ जाएगी। कोल्ड एयर इस वार्म एयर की जगह लेने के लिए रशेस, मतलब कि इसकी तरफ आएगी और इस खाली जगह को वो क्या करेगी, फिल करेगी। और जब ये प्रोसेस कंटिन्यूअस लगातार चलती रहेगी तो इससे क्या होगा, विंड ब्लो करना शुरू कर देगी। ड्यूरिंग समर लैंड जो कि ओशियन के पास होती है, वो लैंड ज़्यादा गर्म हो जाती है मोर देन द सी वाटर। तो जो हॉट एयर है अबव द लैंड वो क्या होती है, ऊपर उड़ जाती है, और जो कोल्ड एयर है फ्रॉम द सी वो इसकी जगह घेर लेती है। इस तरह से क्या होगा कि ये रेन बियरिंग विंड, ये एक्चुअली मानसून विंड होती हैं जो कि अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेकर के आती हैं फ्रॉम द इंडियन ओशियन से। दे ब्लो, यानी कि ये साउथ से वेस्ट की डायरेक्शन में ब्लो करती है। और ड्यूरिंग विंटर विंड्स ब्लो फ्रॉम द, यानी कि ड्यूरिंग द विंटर क्या होगा कि लैंड से लेकर के सी की तरफ विंड ब्लो करेंगे। केवल कुछ पोर्शन विंड का वो वे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ आएगा जो कि मॉइस्चर लेकर के आएगा। तो ऐसी विंड को हम क्या कहेंगे, यानी कि रेनी विंड भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड, विंड इज डिफाइंड, विंड को हम डिफाइन करते वक्त ये ध्यान रखते हैं कि इसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं। यानी कि इसके दो डेफिनेट एलिमेंट हैं। ये एक तो नंबर 1 डायरेक्शन एंड दूसरा स्पीड। एक इंस्ट्रूमेंट जो कि डायरेक्शन ऑफ विंड को बताता है उसे हम विंड वेन कहते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट जो कि स्पीड ऑफ विंड को मेजर करता है उसको हम एनीमोमीटर कहते हैं। नाउ विंड वेन, जो विंड वेन है उसमें एक एरो होता है। टिप ऑफ द एरो वो इन फ्रंट, यानी कि वो सामने की तरफ होती है। टिप ऑफ एरो सामने की तरफ होती है और टेल वो रियर पार्ट होता है, मतलब पीछे वाला पार्ट होता है। ये जो एरो है इसको हम एक वर्टिकल पोल पर लगा देते हैं जो कि रोटेट कर सकता है। जब विंड ब्लो करेगी तो ये रोटेट करेगा। अब क्योंकि रियर पार्ट ऑफ द एरो का रियर पार्ट, यानी कि पीछे वाला पार्ट, उसका सरफेस ज़्यादा होता है तो विंड उस पर फोर्स लगाती है रियर पार्ट पे। इसकी मदद से ये एरो ऐसी डायरेक्शन में फिक्स हो जाता है कि विंड की डायरेक्शन में फिक्स हो जाता है और हमें ये पता चल पाता है कि विंड किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। 4 डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इसको हम विंड वेन पर मार्क कर देते हैं।
तो यानी कि हम इजीली डायरेक्शन को बता सकते हैं। आपने एक विंड वेन देखा होगा इन शेप ऑफ अ रोस्टर एज वेल। अब यहाँ पर जो हेड ऑफ द रोस्टर है वो टिप ऑफ एरो है और इसका जो टेल है वो रियर एंड है। विंड वेन वो ग्राउंड के ऊपर होती है और इसको अवे फ्रॉम ट्रीज एंड रूफ टॉप्स वहाँ पर लगा सकते हैं जो कि इसकी विंड को ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं। ना एनीमोमीटर, एक एनीमोमीटर वो विंड की स्पीड को मेजर करने के काम में आती है। मोस्ट कॉमन एनीमोमीटर यूज्ड इन कप एनीमोमीटर, यानी कि ज़्यादातर हम कप एनीमोमीटर यूज़ करते हैं। इसमें 3 या 4 कप होते हैं जो कि एक वर्टिकल पोल पर राइट एंगल में, एक दूसरे के राइट एंगल में होती हैं, वो फिक्स कर दिए जाते हैं। जब विंड ब्लो करती है तो ये मोर यानी कि ये प्रेस करती है इनर साइड ऑफ द कप को, जिससे कि ये रोटेट होना शुरू हो जाता है। स्पीड ऑफ रोटेशन ज़्यादा होती है जब विंड की स्पीड ज़्यादा होती है। अब नाउ स्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग और डिस्ट्रक्टिव विंड को हम स्टॉर्म कहते हैं। मूवमेंट ऑफ विंड ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, यानी कि उनकी रेंज पर हम इसे अलग अलग नाम दे सकते हैं जो कि इस टेबल में दिए हुए हैं। यानी कि एक दो हम देख लेते हैं। अगर स्पीड ऑफ विंड 1 से लेकर के 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में होती है तो हम इसे लाइट एयर कहते हैं। और इसमें लैंड की कंडीशन क्या होती है? विंड मोशन विजिबल इन स्मोक, यानी कि जैसे कि स्मोक आपने चलती हुई देखी होगी तो ये इसकी स्पीड बहुत ही कम होती है। सेकंड वन है, अगर स्पीड विंड की ज़्यादा होगी दैट इज़ 7 to 11 तो इसको हम लाइट ब्रीज कहेंगे। और इसमें लीव्स रसल मीन्स लीव्स के टकराने जैसी आवाज़ आती है। तो स्टूडेंट बाय दिस यू कैन नो या गिव द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ विंड ऑन द बेसिस ऑफ विंड स्पीड। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट साइक्लोन। तो स्टूडेंट साइक्लोन, दिस टॉपिक वी विल डू इट इन next part of this video. Till that, read the chapter and enjoy the chapter, learn hard words and learn them. Means होमवर्क नोटबुक में इन हार्ड वर्ड्स को लिखना है और आपको याद करना है। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी। थैंक्स।